the liability of the corporation is concerned, it is generally considered as limited. Limited liability means that the people would only be responsible up to a certain extent. Generally, that extent is the up to the investment that they have made in the shares of the company. So whatsoever the loss of the company is, maximum what would happen is that their investment in that share would be lost. For example, if you have purchased the shares of a company worth rupees 300,000 और कंपनी को लॉस हो जाता है, तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि यू लूज दैट 300,000 ओवर एंड अबव जितना भी लॉस होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. But in case of sole proprietorship and partnership business organizations, the liability is unlimited. Unlimited means your personal assets can also be used or sold in order to pay the debts of the business organization. Is it clear, Ji? सर Liability. इसमें जो जो शेयर होल्डर्स का शेयर होता है उसके हिसाब से लाइबिलिटी फिर उनकी बननी नहीं चाहिए, अगर जो प्रॉफिट लॉस होता है सर उसके अंदर भी? जी वो ऐसे ही है ना. वो शेयर क्या है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है. तो ये मैंने कहा ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 300,000 की इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में, आपका जो शेयर है उसमें जो उसकी ऑनरशिप में 300,000 है, तो मैक्सिमम लॉस आपको कितना होगा, उस 300,000 तक ही होगा. ओवर एंड अबव इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि खुदा ना खास्ता लॉसेस की वजह से जो है ना बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ गया. अब जब बिजनेस वाइंड अप हुआ तो टोटल जो एसेट्स की वर्थ आपके पास थी वो 10 लाख है, लेकिन आपके पास जो क्रेडिटर्स को पे करनी है अमाउंट वो 1500,000 है जो है. तो अब ये जो ओवर एंड अबव जो 500,000 है, 10 लाख के एसेट्स हैं और 15 लाख आपने डेट्स पे करने हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज हैं इसको पे करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स को सेल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई घर है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, या कोई आपका बैंक बैलेंस है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उन फाइनेंशियल एसेट्स या उन एसेट्स को यूटिलाइज करके इन डेट्स को पे कर दिया जाए. बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल आपने 300,000 या 500,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और कंपनी को बिलियंस का लॉस हो गया, तो अब उस सूरत में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास मिलियंस के एसेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा उन डेट्स को पे करने के लिए, मैक्सिमम व्हाट वुड हैपन इज वट एवर योर इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, that would be ruined, that would be lost. सर जिस तरीके से शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में तो शेयर होल्डर जिस तरह आपने कहा कि अगर 300,000 का लॉस हुआ तो आपका हो जाएगा, बट पार्टनरशिप में सर वो तो शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, वो तो सिर्फ पार्टनर्स होते हैं, या शेयर होल्डर ही को पार्टनर कहा जाता है? अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं. जो 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस की है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ओनर इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर, या सिंपली प्रोप्राइटर, वी कॉल हिम और हर प्रोप्राइटर. In case of सर partnership business organization, the owners are called as partners. And in case of corporations, the owners are called as shareholders. ठीक है जी. ठीक है सर. तो वो जो पार्टनर्स हैं, जो दे बिलोंग टू पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और जो जो सोल प्रोप्राइटर हैं, जो हु बिलोंग्स टू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जनरली उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. कुछ केसेस के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है ना वो पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट करती है, दैट आल्सो एग्जिस्ट. बट जनरली दी पार्टनरशिप बाय एंड लार्ज जो बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले होते हैं. तो अब ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज अनलिमिटेड, एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स whom we called as shareholders is limited. आगे थोड़ा सा उसको डिस्कस भी करते हैं, लिमिटेड किस हद तक होती है. जनरली लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लेकिन एक और भी कॉन्टेक्स्ट है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है जो है ना. Then the indefinite life, since the life of the business is not dependent on the life of the owners, it is a separate entity. So what happens is on daily basis, hundreds and thousands of the shareholders sell their shares or buy the shares of the company. It has no effect on the corporation. Since it is a separate entity that is being registered, तो ऑनर्स के आने जाने से, ऑनर्स के जो है ना शेयर्स को सेल करने से इसकी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. जबकि पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफ एनी पार्टनर लीव्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ न्यू पार्टनर जॉइंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, if a partner retires, if a partner gets insolvent, in all these cases the partnership business will end up, it will get winded up.
And same is case with the sole proprietorship business organization. Its life is dependent on the life of the owner. The moment the owner dies, the existence of the business would also end up. And then there are board of directors. These are the people who acts as a middleman between the owners and the managers of the business organization. They supervise the management of the company and they act in the, you can say, in the favor or in the betterment of the shareholders of the business organization. There is another concept of But sir, taxation. Ji, please. but sir, for indefinite life, we have seen some cases that corporations were dissolved because of not continuity of their business. तो वहां पे तो corporations भी सर खत्म हो जाती हैं और फिर indefinite life तो ना हुई ना सर. Okay, very हम इसको ये जरूर कह सकते हैं कि indefinite life subject to the continuity of the business. अगर business like dissolve हो जाता है फिर तो सर indefinite life ना हुई. Very right. But सर ये कुछ लोग वेट कर रहे हैं, इनको काइंडली एंड कर लें मीटिंग में सर, मैसेजेस आ रहे हैं 2-3 लोग. मैंने तो अभी अलाउ कर दिया है, उसको ओपन कर दिया है. एनीवन कैन जॉइन, बट आई थिंक ये चले कर ले. अच्छा, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने उसमें अकाउंटिंग का अगर सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं. पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नहीं सर. एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग में. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली मींस दैट it is assumed that the life of the business is indefinite. That while preparing the books of accounts, we prepare the books of accounts with this assumption that the business will continue to operate for indefinite period of time. अब उसका मतलब ये नहीं है कि हर सूरत में ये indefinite time तक ही रहेगा जो है ना. Indefinite period से पहले जो है ना वो wind up हो सकता है. But by and large, when it is established, the intention of the business is to continue for indefinite period of time जो है ना उसमें कोई उसके ऊपर और लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के बाद जो है ना उसने हर सूरत में जो है वो वाइंड अप होना है. जबकि दूसरे केसेस में देखें ना, अब सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कह सकते हैं कि सर उसको भी बनाते हुए तो इंटेंशन यही है कि इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक जो है ना रहेगा, तो बिल्कुल ठीक है, उसमें इंटेंशन उसमें भी यही है. लेकिन जब उसकी लाइफ डिपेंडेंट है लाइफ ऑफ ऑनर के साथ, तो ऑनर हो सकता है 10 साल और जिए, हो सकता है 30 साल और जी ले, हो सकता है वो 3 महीने के अंदर खुदा न खास्ता फौत हो जाए. तो इररेस्पेक्टिव के 10 साल जिए, 20 साल जिए या 50 साल जिए, तो एक ना एक लिमिट जरूर है. एक ना एक दिन उसने जो है ना बेचारे ने मरना है. तो जैसे ही वो मरेगा तो वो पार्ट जो सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की एग्जिस्टेंस है उस पर्सन के साथ वो खत्म हो जाएगी. इसी तरह पार्टनरशिप में मैंने आपको कहा कि अगर कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या इंसान हो जाता है या पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो वो जो पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है जो उनके दरमियान में, पार्टनरशिप डीड है, वो डिसॉल्व हो जाएगा. जबकि कॉर्पोरेशंस के अंदर ऐसा नहीं है. कोई भी और शेयर होल्डर या ऑनर वो आता है चला जाता है, उससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका मतलब है दूसरे बिजनेसेस में कोई ना कोई लिमिट किसी ना किसी टाइम की है कि जिसके अंदर जाके उसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिसॉल्व हो जाना है. जबकि यहाँ पे बाय एंड लार्ज अनलेस और अनटिल कोई अनयूजुअल जो है ना या जो है ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होता है कि कंपनी बहुत लॉसेस के अंदर चलेगी या प्रॉब्लम्स के अंदर चलेगी, तो कंपनीज अपने ऑपरेशंस को क्या करती हैं, कंटिन्यू ही करती हैं. इस वजह से हम कहते हैं इंडेफिनेट. बाकी तो बात आपकी ठीक है, नथिंग इज जो है ना इंडेफिनेट. वो तो जितनी है ये दुनिया, इसका निजाम भी जो है ना सफायस्ती से जो है ना वो मिटना है, वो भी इंडेफिनेट नहीं है. बट as long as other things are जो है ना, other things remaining the same, तो it is expected to continue for indefinite period of time. जो है वो एक्सपेक्टेशन ये है जो है ना उसमें. ठीक है जी. अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है जो है ना टैक्सेशन का जो है ना उसमें. देयर इज सिंगल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन. एनी आइडिया अबाउट दैट इन व्हिच बिजनेस Yes, sir. जी जी प्लीज. सर एज ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेपरेट एंटिटी है, तो ये अपना जो रेवेन्यू जनरेट करती है उस पे ये टैक्स देती है. इस पे डबल टैक्सेशन आती है. और जो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी ऑनर्स वगैरह होते हैं जो सॉरी जो वो अर्न करते हैं, जो उनकी इनकम होती है वो अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं. जी वेरी राइट. जो है ना ये को आंसर करना चाह रहे हैं. What I सर ये
जी, मोहम्मद फरहान और अबू जर, आप में से कोई? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही। ये आवाज आ रही है आपकी? जी फरहान, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, इसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो बेसिकली सिंगल टैक्सेशन पे चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने नाम पे ही उसने कंपनी रजिस्टर की होती है और खुद अपने पर्सनल जो टैक्सेस हैं वो भी दे रहा होता है। ठीक है, कारपोरेशन में ये है कि आप कारपोरेशन एक अलग से टैक्स दे रही है और जो इंडिविजुअल्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या उसके पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, वो अपना अलग से अपनी इनकम का टैक्स दे रहे हैं। तो दैट इज नोन एज डबल टैक्सेशन। वेरी गुड। जो है ना, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था ना, सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेपरेट एंटिटी बाय लॉ। उनको सेपरेट जो है ना वो जो है स्टेटस जो है वो नहीं देता। इट मींस ऑनर एंड बिजनेस इज वन एंड द सेम थिंग। तो उस सिचुएशन के अंदर, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि जो बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है वो एक्चुअली ऑनर के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है, इस वजह से बिजनेस का जितनी भी इनकम होगी वो एक्चुअली किसके नाम के ऊपर होगी? ऑनर के नाम के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से जो सैलरी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपकी इनकम है। इसी तरह से जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस से अमाउंट जो अर्न कर रहे हैं वो आपकी इनकम होगी। तो जब टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो बिजनेस की जितनी भी इनकम होगी उसको आप पर्सनल इनकम के तौर पे शो करेंगे, और उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप अपनी इनकम शो करके टैक्स पे कर रहे हैं या बिजनेस की इनकम टैक्स शो करके कर रहे हैं, दोनों सूरत में वो एक्चुअली आपकी इनकम है। बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस, इसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि उसकी सेपरेट एंटिटी कोई नहीं है, तो जितनी भी बिजनेस की इनकम है वो एक्चुअली पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है। हर पार्टनर उस इनकम को अपनी इनकम के तौर पे शो करेगा टैक्स रिटर्न में, उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे कर दिया जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेशंस, तो इफ यू रिकॉल, जो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग बनाते हैं, तो इस इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि वी हैव सेल्स, from sales we deduct the cost of goods sold so that we get the gross profit of the business organization. From gross profit we deduct the selling and admin expenses to get the earning before interest and tax or operating profit of the business organization. From this earning before interest and tax we deduct the interest expense to get the earnings before tax, and from this earning before tax we deduct the tax expense to get the earnings after tax or net income of the business organization. तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है, ये बिजनेस है, उसकी इनकम के ऊपर ये जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स थी, इस पे हमें क्या किया? टैक्स पे कर दिया। नाउ वट एवर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से कंपनी क्या कर सकती है? कुछ पोर्शन अपने पास होल्ड कर सकती है और कुछ पोर्शन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड्स। डिविडेंड। ठीक है, तो जो कंपनी डिविडेंड पे कर देगी उसको उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बाकी बच जाएगा उसको बोला जाता है दीज आर दी रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब कंपनी ने एक दफा टैक्स पे कर दिया, अब ये जो डिविडेंड है जो हर शेयर होल्डर को रिसीव होगा, ये उस शेयर होल्डर की इनकम है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने क्या किया हुआ है कि आपके किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहां से जो सैलरी आ रही है वो इनकम है। साथ ही आपने क्या किया कि आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज की और उसको रेंट आउट कर दिया, तो वहां से जो रेंट आपके पास आ रहा है वो इनकम आपकी जो है ना वो कंसिडर होगी। तो जब टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उसमें सैलरी के साथ उस रेंट इनकम को भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लाइकवाइज आपने क्या किया? कुछ इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, कुछ फंड्स सेविंग्स पड़े हुए थे, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो पैसे आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए उन शेयर्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, वो भी आपके लिए क्या है? इनकम है। तो लाइक योर अदर इनकम्स इट वुड बी एडेड अप
और उस अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो है टैक्स पे किया, दूसरा शेयर होल्डर जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टैक्स रिटर्न में अगेन उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशंस, दैट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। आई होप इट इज क्लियर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर एसएमसी में भी यही होता है? स्मॉल एंड मीडियम जो है ना एंटरप्राइजेस अब बात करें, मैं सिंगल मेंबर कंपनी। नहीं सिंगल मेंबर कंपनी का जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है जो है ना उसमें। ठीक है, ये हम जो जनरली बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास पार्टनरशिप या जो पब्लिक सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है ना हम बात कर रहे हैं। ओके सर थैंक यू। ठीक है जी। सर इसमें एक क्वेश्चन ये था सर कि नॉर्मली जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो डिविडेंड से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट वैल्यू में, तो स्टॉक की एक दफा जब कंपनी डिक्लेयर एक वैल्यू करती है उससे ऊपर वो काफी यानी कई गुना बाद अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो वो कई गुना बढ़ जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये कैसे होता है सर? वो क्या चीज है जो कंपनी की स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देती है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन जी। हाँ जी, कोई आंसर करना चाहेगा इसको? सर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है वो इसकी वैल्यू को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। एक फैक्टर जो है ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग पे तो डिपेंड करता है कि सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। एक कंपनी की अगर अच्छी सेल चल रही है एंड द कंपनी इज अर्निंग और वो अपने डिविडेंड्स भी दे रही है, तो मैं ज़्यादा लोग उसकी तरफ जाके उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे। तो जब वो उसकी शेयर्स खरीदना जाएंगे और उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होगी तो उसकी फिर वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इसी तरह से बढ़ेगी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, सो लेट्स इंक्रीज इट्स वैल्यू। वो सर मेरे ख्याल में ये एससीसीपी का कोई या इस तरह से फार्मूला है, शायद वो लगाते होंगे, आई एम नॉट इन पिक्चर, बट ट्रेडिंग जब ज्यादा होगी और ट्रेडिंग बेस करेगी कंपनी के प्रॉफिट पे या डिविडेंड देने पे। सर ठीक है, और एससीसीपी का फॉर्मूला नहीं है जिससे वो प्राइस सर होती इसमें है। जी जी प्लीज। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि जैसे सर जब कंपनी अपने फर्स्ट टाइम ये अपना शेयर्स फ्लोट करती है तो से 500 रुपया वैल्यू है, बिल्कुल ठीक और है। 5 साल बाद देखें तो 30,000 रुपया वैल्यू है उसी शेयर की। ठीक है, इतनी तो डिमांड एंड सप्लाई से नहीं बढ़ सकती ना सर शेयर की ठीक है। वैल्यू। अच्छा, अब उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये जो दो लोगों ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। पहली तो चीज ये है कि जब आपने कंपनी को इनिशियली स्टार्ट किया था, तो अब उस टाइम के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल जब बैरियर टाउन स्टार्ट हुआ था तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे कि जी फ्रॉड है, बहुत सारे जो है ना ये जंगल बेआबान है, उधर कौन जाएगा। इफ यू पीपल आर यूज्ड टू दिस एरिया, तो यहाँ पे अगर आप रिकॉल करें तो जनरली ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट वाली रोड है जो ऊपर गुलरेज वाली साइड के ऊपर जाती है, ये सवाक का जो है वो ब्रिज, इसको जनरली कंसिडर किया जाता था दिस इज द एंड ऑफ पिंडी सिटी। तो ये आउटस्कर्ट्स एक किस्म के जो है ना वो कंसिडर होते थे जो है ना उसमें, और बिल्कुल बैरन लैंड थी जिसको नॉर्मली वो यूज ही नहीं किया जाता था। तो उस टाइम सर वहां पे मगरिब के टाइम जो है ना गीदड़ बोलते होते थे सर। ऐसे जो है ना उससे करते, तो बाय एंड लार्ज बोर्ड भी लगा होता था जो है ना, खुदा हाफिज रावलपिंडी जो है ना, और उसमें खुश उधर से आने वालों के लिए खुश आमदेद जो है ना रावलपिंडी जो है ना उसमें। तो बाय एंड लार्ज इट वाज कंसिडर्ड एज द बॉर्डर लाइन ऑफ पिंडी सिटी। तो इस वजह से अब जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोगों का ये था जी कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ को इन्वेस्ट करेगा जो है ना उसमें। आज अब देखें वही जो प्लॉट जो उस टाइम के ऊपर शायद 2-4 लाख 5 लाख के अंदर थे, उनकी वैल्यू जो है ना वो करोड़ जो है ना वो करोड़ों में चली गई है। उसकी वजह क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ रेपुटेशन, ठीक है, बिल्ड्स अप, तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इंक्रीजेस। तो एक तो ये चीज है जो है ना सर। दूसरा जो शायद सबने बात की थी कि अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इट वुड बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब देखें एज एन इन्वेस्टर आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे होते हैं ना। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो आप कहते हैं यार कौन सा बिजनेस करें या पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो डिफरेंट लोगों से आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पूछते हैं। तो कोई कहता है जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, कोई कहता है जी बैंक में डिपॉजिट करवा दें, कोई कहता है जी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दें, कोई कहता है जी इसके प्राइस बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लें।
तो आप जब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप और ये इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं जी कि हाँ जी रिस्क कितना है और उसके साथ रिटर्न कितनी है। तो अब जब डिफरेंट कंपनीज को आप एवेल्युएट कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने डिसाइड कर लिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो अगेन क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट में किन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो अब ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि ऐसी कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसी कंपनी जो क्रेडिबल है, ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होंगी उतना इनकी जो है ना ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, और जितना ज्यादा ये ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू ऑफ कंपनी बढ़ेगी, जिससे हमारी जो है ना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो एक तो क्राइटेरिया ये है कि जितनी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं उन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो डिमांड फॉर शेयर इंक्रीज होगी।